बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम एमजीक्यूवीपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये पेपर आपका लगा हुआ है 29 तारीख को। ठीक है। अब जितने भी एमजीक्यूवीपी के विद्यार्थी इस पूरा का पूरा पेपर, चाहे वे इसमें के जितने भी प्रश्न, चाहे वे टिक भी लगा ले अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में, इतने प्रश्न बच्चों आपको कंपलसरी तैयार करके ही जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। यदि हम पेपर की बात करें तो बच्चों, ये बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। ये पेपर जो रहता है 2 घंटे करने को समय बच्चों इस बार मिल रहा है। 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। पेपर आपका 3 खंडों में विभक्त है, जैसा कि अन्य पेपर में विभक्त रहते थे। पेपर आपका हिंदी का पेपर है। पेपर का नाम आपका हिंदी का भी यही पेपर लगता है एमजीक्यूवीपी में। उसी यूनिवर्सिटी का पेपर ही आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। यही पेपर अगले साल कराया गया था। इसी का आज मैं पूरा का पूरा आंसर की या फिर इसका सोल्यूशन कराने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। यदि जो विद्यार्थी इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पर भी उनको मिल जाएगा, वहाँ मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। यदि इसकी पेपर की बात कर ले तो पेपर 3 खंडों में विभाजित है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। यदि सेक्शन ए के हम प्रश्नों की बात करें तो पहला इसमें आपका प्रश्न बच्चों दिया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की जो है अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, कैसे किया है, वही आपको बताना है। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है, देखा जाए तो 4 भागों में विभाजित हुआ है। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो हुआ है बच्चों, आदिकाल और भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल, ये 4 वर्गों में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल को विभाजित किया है। आज इसकी विस्तार से यदि हम चर्चा करें तो आदिकाल जो होता है बच्चों, इसे जो है वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसके बाद पूर्व माध्यमिक काल जिसे भक्तिकाल कहा जाता है, फिर उत्तर माध्यमिक काल जिसे रीतकाल कहते हैं, और आधुनिक काल जिसे गद्य काल भी के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 कालों में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त किया गया था। ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया होगा कि छायावाद के जो है 4 प्रमुख कवियों के नाम बताना है। देखिए, छायावाद के 4 प्रमुख कवि, क्योंकि ये पूछ लेता कि छायावादी के 4 प्रमुख कवि तथा उनकी एक एक कृतियां या फिर रचनाएं लिखिए। इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है, बिल्कुल भी घबराना नहीं बच्चों। यदि इसकी हम छायावाद के हम प्रमुख 4 कवियों की हम बात कर ले तो देख लीजिए, जो आपके छायावाद की जो प्रमुख कवि हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी हैं, और इसके बाद देखा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं, छायावाद के ही कवि हैं। महादेवी वर्मा जी भी इसी कवि के ही हैं। और यदि हम और बात कर ले तो जो है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का भी आपने नाम सुना होगा, चतुर्वेदी जी, ये भी जो है छायावाद के ही प्रमुख कवि हैं। मैंने इसमें 4 पूछे गए थे, मैंने 5 कवियों के नाम मैंने बता दिया है। जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, सुमित्रानंदन पंत जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गए, और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गए। 5 मैंने बता दिया है प्रमुख कवि छायावाद के। ठीक है, फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि कबीर की भाषा पर विचार कीजिए। कबीर की भाषा कैसी थी बच्चों, इस पर आपको विचार करना है। यदि इसकी हम बात कर लेते हो बच्चों, कबीर की जो भाषा थी एक हिसाब से देखा जाए तो एक विशेषकर भाषा नहीं थी, क्योंकि देखा जाए तो वे अधिकतर भ्रमण करते थे। और उसको देखा जाए तो पूरे यानी जो इंडिया की जितनी भी भाषाएं थी, जहाँ जहाँ वे गए, सभी भाषाओं में अपने जो है देखा जाए तो दोहे कहे। यदि इसकी हम भाषा पर यदि विस्तार से इसकी हम चर्चा करें तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि कबीर का भाषा पर जो है विचार करते समय लगता है लगातार जो है ध्यान रखना होगा कि उन्होंने जो है दोहे छंद इत्यादि जो है लिखे नहीं हैं। दोहे छंद जो है कबीरदास ने लिखे नहीं हैं, केवल कहे हैं। और जो है उन्होंने जो है देखा जाए तो वे बहुप्रचलित विषय है कि कबीर जो है उत्तर भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है घूमते रहते थे। संभवतः इसीलिए उन्होंने जो है प्रादेशिक बोलियों के शब्दों का जो है प्रयोग किया। प्रादेशिक बोलियों यानी जिस एरिया में गए अधिकतर भ्रमण करते रहते, तो सभी भाषाओं का देखा जाए खिचड़ी प्रकार की इनकी भाषा विचार थी। देखा जाए हिसाब से सभी भाषाओं में सभी भाषाओं के शब्द मिलेंगे, ऐसे खिचड़ी बनाकर पूरे रख दिया है। इनकी भाषा शैली कुछ इस तरह से थी, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आप लिख देना अपने हिसाब से, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिल सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों है, और आशा करता हूँ ये सभी को पता भी होगा, क्योंकि ये प्रश्न हाई स्कूल इंटर से आप लोग पढ़ के आए होंगे। यदि इसकी हम बात कर ले तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ है, तो इनका जो जन्म बच्चों हुआ है ये 9 सितंबर 1880 ईस्वी में जो है बनारस के एक प्रशिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जो है हरीश चंद्र जो इनका नाम था बच्चों, इनका मूल नाम पहले जो था हरीश चंद्र था,
और बाद में जो इनका भारतेंद्र आगे जो इनका नाम लिखा हुआ है, ये जो है इनको उपाधि मिली थी, तभी इनका भारतेंद्र हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम हुआ था। ये भारतेंद्र की इनकी उपाधि मिली थी, इसी कारण जो है इनका पूरा नाम हो गया भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये भी। इनका जो जन्म है बच्चों, पुनः मैं बता दे रहा हूँ, इनका जन्म 9 आपका सितंबर 1850 ईस्वी में बनारस के एक प्रशिक्षित परिवार में हुआ था। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि सुदामा प्रसाद धूमिल जिसे कहते हैं, धूमिल की रचनाएं आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, आप में तो ये चैप्टर दिया भी हुआ है, ये सुदामा जी का एक चैप्टर दिया हुआ है कि वह यानी मैं रोटी बेलता हूँ ये करके एक दिया हुआ है, उसकी व्याख्या बिल्कुल देखने को मिलता है बच्चों, ये प्रश्न बिल्कुल पूछा ही जाएगा। चलेगा, इसकी हमें यदि धूमिल जी की रचनाओं की हम बात कर ले तो संसद से सड़क तक इनकी प्रथम रचना थी, संसद से सड़क तक इनकी प्रथम रचना थी। दूसरी की हम बात करें तो मोचीराम थी। इसकी बात जो है कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे जो इनकी जो कृतियाँ थी बच्चों, इस कृति में जो है इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी देखा जाए, पुरस्कार भी इनको मिला था साहित्य अकादमी का, कल सुनना मुझे। ठीक है, इतने आपको लिख देना है। यहाँ से आपका सेक्शन बी आ गया। यदि इसकी हम प्रश्नों की चर्चा करें तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हो कि भक्ति आंदोलन के जो है उदय के क्या कारण थे। भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? बहुत सारे कारण थे। देखा जाए हिसाब से ब्राह्मण धर्म की जो है जटिलता भी इसका कारण था, और मंदिरों व मूर्तियों का विनाश देखा जाए हिसाब से कहीं ना कहीं पहले से ही देखा जाए तो कोई भी आक्रमण हुआ है पहले से देख लीजिए, अधिकतर जो है हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया गया है। और देखा जाए तो जितने भी मंदिर हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनको ध्वस्त किया गया है, और उनको जो देखा जाए कीमती जो खजाने हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको कहीं ना कहीं उठाकर ले जाई गई। कहीं ना कहीं देखा जाए हिसाब से सभी इसके जो हैं भक्ति आंदोलन के उदय के कारण हैं। आप इस पर एक विस्तार से पढ़ लीजिएगा, आप चाहे गूगल भी कर सकते हैं। और बहुत सारे इसके कारण हैं, जैसे कि जात व्यवस्था की जटिलता भी हो गई, मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार भी हो गए, और हिंदुओं की जो है पलायनवादी प्रवृत्ति भी है, और हिंदू धर्म और जात की सुरक्षा की भावना, इस्लाम का प्रभाव, ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो भक्ति आंदोलन के उदय के कारण ही है। सभी के बारे में थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लेना है। ठीक है, आप भक्ति आंदोलन के आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विस्तार से थोड़ा एक बार पढ़ लेना है। आप बनाकर लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इस, आप बिल्कुल, क्योंकि रटना कुछ भी नहीं है, आपको केवल एक बार पढ़ना है बस। चलेगा, अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को जो है आपको बताना है। नई कविता के जो है प्रमुख प्रवृत्तियों को बताना है, इसकी विशेषताओं को बताना है। यदि इसकी हम बात कर ले तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका क्वेश्चन से बन जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट भी हुआ है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में इस बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसके बारे में विशेष कर देख लीजिएगा। नई कविता के हम इसकी बात कर ले, इसकी प्रवृत्तियों की बात कर ले, इसकी विशेषताओं की बात कर ले तो ये जो है नई कविता का जो है जन्म जो है प्रयोगवाद की जो है कालावध के जो है अंतर ही हुआ है। समानता जो है 1950 ईस्वी के अंतर्गत जो है सूची देखा जाए तो इसकी जो है रचना की गई है, और कविताओं को जो है नई कविता के नाम से जो है देखा जाए तो रूपायनित किया गया है। और ये जो है इसकी एकदम प्रमुख प्रवृत्तियों की हम बात कर ले तो कुछ इस तरह से इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आधुनिक भावबोध इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हो गई, और फिर आपका क्षण भर में आस्था, फिर लघु मानव की प्रतिष्ठा, और सामान्य विषयों का चयन, अनास्था का स्वर, ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है अभिव्यक्ति शक्ति, ये सब जो है प्रवृत्तियां हैं इनकी नई कविता की। ठीक है, ये सब देख लेना है। आप आशा करता हूँ आपके पास सिलेबस नोट्स वगैरह बिल्कुल अवेलेबल होगा, आप जल्दी से टिक ही लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको तैयार करने में भी। और फिर अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे कि सूरदास के जो है भ्रमण गीत सार के जो है पदों का जो है सारांश बताइए बच्चों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, बिल्कुल प्रश्न बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि मलिक मोहम्मद जायसी के जो है मान सरोदंद खंड की जो है आपको समीक्षा करना है। फिर केशव दास की जो है संवाद योजना पर प्रकाश डालना है। सुमित्रा नंदन पंत की कविता यह धरती कितना देती है, इसका क्या सारांश है, इसके क्या भाव है, ये आपको बताना है बच्चों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, यह धरती कितना देती है देख लेना है। कबीरदास का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, आशा करता हूँ तैयार भी होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता यह तोड़ती पत्थर का
यानी वह तोड़ती पत्थर का भावार्थ क्या है, ये देख लेना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। आप सभी ये टिक लगा लीजिए जितने भी बता रहा हूँ। आप जल्दी से सभी प्रश्न आपको देख के जाना अपने एग्जाम के लिए। फिर यहाँ से मैं सेक्शन सी के जल्दी प्रश्नों की चर्चा करूँगा, क्योंकि ये भी प्रश्न एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, ठीक है। इसको भी देख के आपको जाना है। चलेगा, सेक्शन सी के हम प्रश्नों की चर्चा किए ले रहे हैं बहुत ही तीव्र गति से। चलेगा, सेक्शन सी के प्रश्नों की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसका जो पहला प्रश्न दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों है। यदि आपने कुछ भी संदर्भ से में कुछ भी आपने नहीं तैयार किया हुआ है व्याख्या करने वाले प्रश्नों में, तो मैं जो बता रहा हूं बच्चों, इतने प्रश्न तैयार के लिए गारंटी लेता हूं पूरा व्याख्या करके आओगे, प्रश्न आपका छूटेगा नहीं व्याख्या वाला। इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ इसको बिल्कुल तैयार करके जाना है। पहला प्रश्न दिया हुआ कि कई दिनों तक चूल्हा जो है रोया है, चक्की रही उदास, कई दिनों तक जो है कानी कुतिया सोई उसके पास, और कई दिनों तक लगी भीतर पर जो है छिपकलियाँ की गश्त, और कई दिनों तक जो है चूल्हा भी हालत रही शिक्षक अन्य शिकस्त। यदि इसकी हम व्याख्या की बात करें, यदि इसके हम दोहा की बात करें, बहुत ही साधारण शब्दों में हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो बच्चों है ये आपके ही पाठ में संकलित जो है, ये आपने चैप्टर आपने देखा होगा जो है अकाल और उसके बाद, ये चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। ये पूरी की पूरी ये इसके संदर्भ से आपको व्याख्या करना है। अकाल और उसके बाद की पंक्तियां हैं उसी जो है पाठ्यक्रम में संकलित हैं। और इसके एकदम कविता, इसके अब लेखक की बात करें तो नागार्जुन द्वारा जो है ये रचित है। ये जो आपका है ये अकाल और उसके बाद ही नागार्जुन द्वारा ये लिखित ये कविता है, ठीक है। काव्य संग्रह है। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो दिया हुआ है कि कई दिनों तक जो है चूल्हा रोया रहा, यदि इसकी हम व्याख्या की बात करें तो ये जो इसमें कवि यानी नागार्जुन जी कहते हैं कि जो है अकाल के बाद, यानी अकाल उसके बाद ये जो है जो पाठ है इसमें आपके सिलेबस में, इसका भावार्थ देते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि जो है अकाल से पीड़ित घर का जो दृश्य जो है प्रस्तुत करते हुए नागार्जुन जी लिखते हैं कि अकाल जो है एक ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण जो है घर में अनाज न रहने के कारण जो है चूल्हे में आग तक भी नहीं गई है। कई दिनों तक चूल्हा जो रोया, यानी देखा जाए तो कभी नागार्जुन जी जो कहते हैं कि जो है अकाल की स्थिति से जो है घर में अनाज न रहने के कारण चूल्हे में आग तक नहीं गई, और अनाज न रहने के कारण जो है कई दिनों तक जो है चक्की के चलने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी, और जो है घर का बचा कुचा यानी बचा कुचा खाना खाने वाली कुतिया भी देखा जाए तो एक हिसाब से भोजन न मिलने का कारण उसके पास ही भूखी पड़ी रही। और घर जो है देखा जाए हिसाब से घर पर जो है घर की दीवारों पर जो है छिपकलियाँ जो कीड़े मकोड़े की तलाश में चक्कर लगाती रही। और अनाज की जो है इस स्थिति से जो है देखा जाए हिसाब से तो घर में अनाज ना होने के कारण और घर में रहने वाले जो चूहे भी कहीं देखा जाए उनकी भी हालत ख़राब हो गई। और सभी प्राणियों को भी भूख में ही या फिर भूखा ही रहना पड़ा। कभी नागार्जुन जी कहते हैं कि भूख देखा जाए अकाल ऐसी स्थिति होती है जिसमें मनुष्य ही नहीं उसके साथ में देखा जाए उससे रिलेटेड उसके घर के सदस्य भी देखा जाए तो चाहे चूहे हो या फिर उसके द्वारा पाला गया कोई भी जानवर भी हो, वो भी उसी का हिस्सा बन जाता है। अकाल पड़ने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा परिवार जो है प्रभावित होता है। यही जो है नागार्जुन जी कहते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अथवा करके दिया हुआ है कि एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी जो है रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी बेलता है, ना तो रोटी बेलता है ना ही रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये इसकी हम बात कर ले तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इसको आपको बिल्कुल तैयार ही करके जाना है। काफ़ी बार प्रश्न बच्चों पूछा गया है। ये धूमिल के द्वारा जो है सुदामा प्रसाद धूमिल के द्वारा जो है रचित ये देखा जाए पंक्तियां हैं, ठीक है। ये आपके पाठ देखा जाए पाठ में ही संकलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों ये प्रश्न है, ठीक है। यदि इसके हम भावार्थ की बात कर ले तो ये जो आपका दिया हुआ है ये आपके चैप्टर में आपका दिया हुआ है जो आपके ही सिलेबस में है। यदि इसकी बात कर ले सुदामा प्रसाद पांडे द्वारा जो रचित जो है रोटी और संसद जो है उसी की पंक्तियाँ ये हैं। ये जो है सुदामा प्रसाद पांडे द्वारा लिखित हैं। यदि इसकी हम बात कर ले तो इसका संदर्भ सिद्ध व्याख्या लिखना बच्चों। अब संदर्भ इसका कैसे लिखोगे थोड़ा सा यहाँ से भी हम बताते चलेंगे। आपको संदर्भ इस तरह से लिखना है कि जो है प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है
कविवर सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की कृत यानी कि जो इनकी कृति है रोटी और संसद से लिया गया है या फिर उद्धृत है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसकी आपको व्याख्या करना है। व्याख्या में इसमें जो है धूमिल जो कहते हैं, कवि जो कहते हैं इसमें कि भारत की जो है जनतंत्र लागू है, भारत में जो है जनतंत्र लागू है और इस जनतंत्र का जो है देखा जाए तो इतना विकृत हो गया है कि जन जो है बेमौत मरने के लिए विवश हो रहा है। इस जनतंत्र को परिभाषित करते हुए कवि कहते हैं कि यह जो ऐसी व्यवस्था है ये जनतंत्र कि जिसमें जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां जो है परिवर्तित हो गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब ये हो गया है कि अब नेता के लिए नेता के द्वारा ऐसा शासन हो रहा है। धूमिल जी इन्हीं नेताओं से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि जो देखा जाए तो एक हिसाब से धूमिल जी कहते हैं इन्हीं नेताओं को, इसी नेताओं से कहते हैं कि आज एक आदमी जो है रोटी बेलता है, एक आदमी जो रोटी बेलता है, एक आदमी जो है रोटी खाता है, यानी जो एक आदमी रोटी खाता है वो हमारे जैसा आम आदमी है। ठीक है, और एक तीसरा आदमी जो है जो रोटी से खेलता है। या तीसरा आदमी कौन है? संसद है या फिर सांसद है। इसके जो है देखा जाए तो इससे आदमी मौन क्यों है? एक हिसाब से देखा जाए इसका भावार्थ के हम बच्चों बात करें तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक हिसाब से मान लो जैसे आपका किसान हो गया, वो देखा जाए तो जो है रोटी का जो है बेलता है या फिर इसका उत्पादन करता है। बेलने से मतलब होता है बच्चों उत्पादन करना। फिर लिखा हुआ है एक आदमी जो है रोटी खाता है। रोटी खाने की तरफ कुछ ऐसे भी आम इंसान हो गए जो नहीं खेती करते हुए लोग रोटी खाते हैं, वे भी मेरे हिसाब से आम आदमी हैं। लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी से खेलता है। इसमें कवि का पूरा ध्यान जो है इस तीसरे आदमी पर ही केंद्रित है, क्योंकि ऐसा तीसरा आदमी है जो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो संसद का है या फिर देखा जाए राजनीति करके जो किसानों का अनाज है बच्चों कम दामों पर करके बेच देता है, जिसके कारण किसानों को हानि होती है। और ये जो है ये जो तीसरा आदमी होता है संसद का, इससे कोई भी नहीं बोलता है, किसानों को कम दामों पर खरीदता है, देखा जाए अनाज जो बिक जाता है। और इसी तीसरे आदमी को ध्यान में केंद्रित करते हुए कब कहता है ये तीसरा आदमी कौन है जो रोटी को जो से है खेलता है, इसी को ध्यान में केंद्रित करते हुए कब जो धूमिल जी कहते हैं। आपको देख लेना एक बार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्याख्या है बच्चों, इसको आपको देख के ही जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि खेलत सरोवर गई जाई पाल ना दाढ़ी भाई ठाढ़ी भाई। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इसको भी आपको एक बार देख के जाना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये भी देखा जाए तो ये किस आपके चैप्टर से है, ये भी इसकी हम थोड़ा सा चर्चा किए ले रहे हैं। ये जो आपका चैप्टर दिया हुआ है बच्चों, ये जो है खेलत सरोवर जो है ये जो है जायसी के द्वारा लिखित है, ये आपको देख लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है। ये 3 आपको व्याख्या बच्चों तैयार करके चला जाना है। शुरुआत की मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादा तैयार करने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए सभी देख के चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना। फिर अगला और भी दिया हुआ किंतु अवंत पुनि अपने हाथा, ये भी देख लेना है, चलेगा। ये सभी आपको देख लेना एक बार जितनी भी हैं। फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि कबीर की भक्ति भावना पर आपको प्रकाश डालना है। कबीर दास की भक्ति भावना कैसी थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों है, इसको भी आपको तैयार कर लेना, टिक लगा लेना है, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर तुलसीदास का जो है काव्य समानमन का विराट चेतना पर जो है आधारित है, सिद्ध करना है ये भी आपको। फिर बिहारी के दोहे जो है गागर में सागर भर दिया, इस कथन की व्याख्या करना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बात प्रश्न की तो मैं गारंटी देता हूं, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिहारी के जो दोहे हैं गागर में सागर भर देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि इसकी हम कथन की हम समीक्षा करें तो बिहारी जो है देखा जाए हिसाब से कवि जो हैं बिहारी जी कहते हैं कि उनकी रचनाएं जो हैं सतसई, उनकी जो रचना सतसई है, उसके दोहे देखने में चाहे भले ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन वह बहुत ही बात कह जाते हैं, बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। जैसे नावक का तीर जो है जो बहुत छोटा होता है लेकिन वह घाव बड़े ही गंभीर कर देता है, ठीक उसी प्रकार उसकी सतसई के जो दोहे हैं कबीरदास जी के बिहारी दास जी के जो सतसई के जो दोहे हैं वे देखा जाए एक हिसाब से भले ही वे छोटे हैं लेकिन उसमें जो है अपार ज्ञान समाया हुआ है, अर्थात वह
यानी गागर में सागर की तरह ही है। आपको देख लेना इसके बारे में भी। विजय शंकर प्रसाद के काव्य सौंदर्य पर आपको प्रकाश डालना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत जी के प्राकृत के सुकुमार कवि हैं, इस कथन की आपको विवेचना करना है। फिर आपका सच्चिदानंद हीरानंद वास्य आज्ञे जो है आश्रय जो है देखा जाए आज्ञे इसके जो है काव्य गत जो है विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। महादेवी वर्मा का काव्य विरह एवं वेदना का जो है काव्य सिद्ध करना है। पूरा का पूरा मेरे बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है। आशा करता हूँ सभी प्रश्न तैयार करके जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप चाहे तो इस पेपर का PDF भी ले सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं जो है प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप जाकर टेलीग्राम पर आप PDF आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल के नेम से ही आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से PDF आसानी से ले सकते हैं। मैं काफ़ी यूनिवर्सिटी की तैयारी कराता हूँ, सभी यूनिवर्सिटी की देखा जाए हिसाब से। MGQVP के मैंने देखा जाए तो फूड न्यूट्रिशन के भी मैंने पेपर, ह्यूमन वैल्यूज के सभी मैंने पेपर ऑल सब्जेक्ट के ऑलरेडी सोल्व करा रखा है। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।